एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 42 और मैं आपका टीचर मोहम्मद इशफाक बशीर। चैप्टर हमारा है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 14 और हमारे 50% सिलेबस का ये लास्ट पोर्शन चल रहा है। चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन, लेक्चर नंबर हमारा 42। इसमें हमने आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है? आज के लेक्चर में बेटा हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से हम इंट्रोड्यूस होंगे, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। उसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स को हम ज़रा यहाँ पे देखेंगे शॉर्टली, और उसके बाद हम मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम देखेंगे। बहरहाल रिप्रोडक्शन क्या है, पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। सो आज के लेक्चर जो है हमारा, उसमें मेनली जो 2 की पॉइंट्स हमारे बनेंगे वो आपके टॉपिक में ही लिख दिया मैंने, इंट्रोडक्शन एंड मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बेटा चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। पहला हमारा की पॉइंट बनेगा इंट्रोडक्शन। और सेकंड जो हमारा की पॉइंट बनेगा वो है मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें हम कुछ मेथड्स आज हम डिस्कस करेंगे, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जी बेटा, इनको हम डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन से मेथड्स हैं उनको हम जो है 1 बाय 1 जो है वो एनलिस्ट भी करते जाएंगे और साथ साथ लिखते भी, एनलिस्ट भी करते जाएंगे और साथ साथ हम डिस्कस भी करते जाएंगे। जिनमें सबसे पहला मेथड जो है वो है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन। जी बेटा, इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्शन। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन हम इसको बेटा डिफाइन कर सकते हैं, ये है प्रोडक्शन। वी कैन डिफाइन रिप्रोडक्शन एज it is production of individuals of same species, individuals of same species, यानी कि हम ये कह सकते हैं that is next generation of species, next generation of species। जी बेटा, reproduction, production of individuals of same species, that is next generation of that species जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई स्पीशीज़ है, या यहाँ पे हमने जो बात की, लेट से ये बेटा कोई स्पीशीज़ है, लेट से हम इसको बोल देते हैं ये ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, होमो सैपियंस, ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। तो इस स्पीशीज़ की नेक्स्ट जनरेशन की प्रोडक्शन को हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन। इस स्पीशीज़ की, यानी कि होमो सैपियंस जो हैं, ये एक स्पीशीज़ है, इसकी नेक्स्ट जनरेशन की प्रोडक्शन, लेट्स से
अब जो जनरेशन चल रही है इससे जो नेक्स्ट जनरेशन जो है प्रोड्यूस होगी, यानी कि पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उनको हम बोल रहे हैं ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। असल में रिप्रोडक्शन जो है ये कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी है। प्लैनेट अर्थ पे अगर किसी स्पीशीज़ की कॉन्टीन्यूटी यानी कि उसका तसलसल बरकरार रखना है, उस स्पीशीज़ को बरकरार रखना है, तो रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। अब मैं इसकी बात आपको इस तरह से समझा सकता हूँ, ये एक बेसिक करेक्टरिस्टिक भी है लाइफ की, एक कह लें बुनियादी खसूसियत भी है, बेसिक करेक्टर भी है लाइफ का। कैसे? लेट्स से ये हमारे पास डाइस है, इसी तरह से हमारे पास एक ये मार्कर है, ये यहाँ पे पड़ा रहे तो सदियों यहाँ पे पड़ा रहेगा, 1 से 2 नहीं हो जाएंगे। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये करेक्टर है कि उनमें ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन उनमें 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से जो है वो उनमें तादाद बढ़ती जाती है। हम फिर ये कह सकते हैं रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन का जो फिनोमेना है, ये लाइफ कॉन्टीन्यूटी के लिए ज़रूरी है और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही करेक्टर है, ये नॉन लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन नहीं होती। एक बात फिर मैंने ये कहा कि हमने जब डिफ़ाइन किया तो कहा है कि प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज़, दैट इज़ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्पीशीज़। होमोसेपियंस से बेटा होमोसेपियंस ही प्रोड्यूस होंगे, यानी कि ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग ही प्रोड्यूस होंगे। इस जनरेशन में, इस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है ये रिप्रोडक्शन है, लेकिन ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग ही प्रोड्यूस होंगे। ठीक है जी। जैसे कि आप कह लें कि अगर हम और एनिमल्स वगैरह की बात करें तो डॉग्स जो हैं उनसे डॉग्स, कैट्स से कैट्स प्रोड्यूस होंगी। इसी तरह से आप अगर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में भी इसी तरह से जो है वो रोज़ प्लांट जो है, रोज़ा इंडिका हम बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है, तो उससे जो है वो रोज़ा इंडिका ही प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो ये जो है प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज़, उसी स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स का प्रोड्यूस होना। हम एक और बात करते हैं जो कि आपने 9th में पढ़ा। 9th में आप लोगों ने सेल साइकिल का चैप्टर पढ़ा, चैप्टर नंबर 5 में आपने सेल साइकिल के हवाले से पढ़ा। वहाँ पे आपने पढ़ा 2 तरह की सेल डिवीज़न होती है। अब सेल डिवीज़न असल में क्या चीज़ है? सेल डिवीज़न असल में क्या चीज़ है? सेल डिवीज़न असल में रिप्रोडक्शन है, लेकिन वो किस लेवल की रिप्रोडक्शन है? वो बेटा है बेसिक लेवल की रिप्रोडक्शन, सेलुलर लेवल की रिप्रोडक्शन। जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि एक सेल जो है, एक सेल है, लेट्स से ये एक सेल है, ये आफ्टर 24 आवर ये 2 सेल्स में डिवाइड हो गया। जैसे कि आपने माइटोसिस में पढ़ा है, इसमें लेट्स से ये क्रोमोसोम्स वगैरह पड़े हुए हैं, ये क्रोमोसोम है, तो इसी तरह से जो है ये नए सेल्स प्रोड्यूस हो गए, 1 से 2 सेल प्रोड्यूस हो गए। हुआ क्या है, इसको हम नाम दे रहे हैं सेल डिवीजन का, इसको हम बोल रहे हैं सेल डिवीजन। मेरी बात ज़रा ध्यान से समझनी है ताकि रिप्रोडक्शन की हमें समझ आ जाए। सेल डिवीजन, इस सेल को हमने बोला बेटा पेरेंट सेल। आपको याद हो, इनको हमने बोला डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स यानी कि एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स जो हैं वो डेवलप होंगे। जैसे कि आप लोगों ने माइटोसिस में पढ़ा, माइटोसिस किस टाइप की सेल डिवीजन है? सेल डिवीजन जो है वो बेसिकली 2 तरह की है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, चैप्टर नंबर 5 की तरफ जो है, जस्ट उसमें से हमने 1-2 पॉइंट्स ज़रा देखने ताकि हमें रिप्रोडक्शन की समझ आ जाए। आपने वहाँ पे देखा कि सेल डिवीजन 2 तरह की है, माइटोसिस और मायोसिस या मियोसिस हम बोलते हैं। अब माइटोसिस में एक सेल से बेटा 2 सेल्स बनेंगे। उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है ये फ़िलहाल हमारा ये कंसर्न नहीं है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम जस्ट ये देख रहे हैं कि एक सेल से 2 सेल बने, एक सेल से 2 सेल बने, यानी कि पेरेंट से डॉटर सेल्स डेवलप हुए। इसको हम बोल रहे हैं सेल डिवीजन। लेकिन असल में बेटा ये सेल डिवीजन जो है, इसका अगर हम प्रॉपर नाम रखें तो ये सेल डिवीजन असल में रिप्रोडक्शन है। ये है रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स। यहाँ पे नए सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और यही फिर दोबारा से क्या होगा,
इस पेरेंट सेल से ये 2 डॉटर सेल्स बने हैं, ये दोबारा फिर ये 2 डॉटर सेल जो हैं ये अपनी मेच्योर एज पे आएंगे और फिर से ये 2 सेल्स डिवाइड होंगे, नेक्स्ट 4 सेल्स बनेंगे और वो फिर इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहेगा। इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज़, जिस नेचर का ये सेल था उसी नेचर के नए सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं। जिस नेचर का पेरेंट सेल था उसी नेचर के जो है उसी तरह के जो है वो नए सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं, ये है रिप्रोडक्शन। तो हम रिप्रोडक्शन एट सेलुलर लेवल को हम जो है वो नाम दे देते हैं सेल डिवीजन। तो अगर आपने सेल डिवीजन को जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो पढ़ा है तो फिर आपको जो है वो रिप्रोडक्शन की भी समझ आ गई होगी कि एक सेल से 2 सेल्स का बनना ये क्या है, सेल डिवीजन, इसको हम नाम दे रहे थे। हकीकत में ये सेल डिवीजन नहीं बल्कि रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन किस लेवल पे है, सेलुलर लेवल पे, सेल्स डिवाइड हो रहे हैं। अब डिवीजन के वर्ड से जो है वो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। यहाँ पे डिवीजन से मुराद ये है कि सेल जो है वो ऑल्दो हम वर्ड तो डिवाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे जो है वो एडिशन हो रही है, मतलब कुछ सेल्स ऐड होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक सेल जो है वो फर्द डिवाइड हो गया, सेल डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर कम हो गया, डिवीजन से नंबर यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो आप रिप्रोडक्शन की सेंस में अगर बात करेंगे तो ये ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा कि नए सेल्स का प्रोड्यूस होना प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल से। एक और बात, आप लोगों ने 9th में ही चैप्टर नंबर 4 में रुडोल्फ वर्चू जो है उसकी एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, जर्मन स्टेटमेंट, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि न्यू सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। न्यू सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। तो पुराने सेल्स जो हैं उनसे नए सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, इसका मतलब ये है, ये रिप्रोडक्शन है। तो पुराने सेल से नए सेल्स, अब जब पेरेंट्स ही मौजूद नहीं है तो ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस होंगे? तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे सेम स्पीशीज़ के, होमोसेपियन से होमोसेपियंस, रोज़ा इंडिका से रोज़ा इंडिका, ब्रासिका कंपेस्ट्रिस से ब्रासिका कंपेस्ट्रिस, राना टाइग्रीना से राना टाइग्रीना, और इसी तरह से जो है वो सोलेनम ट्यूबरोसम से सोलेनम ट्यूबरोसम। तो ये स्पीशीज़ हैं, तो सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। ठीक हो गया जी? आई होप सो कि आपको अप टिल नाउ जो है वो डेफिनेशन क्लियर होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब रिप्रोडक्शन जो है इसकी इम्पोर्टेंस की तरफ ज़रा चलते हैं और इसका मैकेनिज़्म क्या है। रिप्रोडक्शन जो है ये क्या करैक्टर्स जो हैं, या कह लें कि लाइफ के अंदर कौन सी कह लें कि जहत ऐड करते हैं, लाइफ के अंदर कौन सी एक नई चीज़ें जो है वो ऐड करते हैं, लाइफ को किस तरह से सपोर्ट करता है रिप्रोडक्शन का फिनोमेना। अब आप लोगों ने ये देखा, अगर हम प्लांट्स की बात करें या दूसरे एनिमल्स की बात करें, इवन ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो नेक्स्ट जनरेशन जो होती है, लेट्स से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये जनरेशन, ये बेटा जनरेशन 1 है, या इसको हम कह देते हैं ये जनरेशन ए है। जनरेशन ए से जो जनरेशन बी प्रोड्यूस होगी इसमें डेफिनेटली नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ज़्यादा होंगे। जनरेशन ए जो है इससे जो ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट प्रोड्यूस होंगे उनमें जनरेशन ज़्यादा होगी, मतलब उनकी तादाद ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। लेट्स से ये जनरेशन जो है इसमें 100 ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, तो इसमें ये 1000 लेट्स से ये प्रोड्यूस हो गए। लेकिन 1000 के 1000 जो हैं ये फर्दर डिवाइड नहीं होंगे, बल्कि 1000 में से कई ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कई रीज़न से जो हैं यहाँ से कह लें कि मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है जी? इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो स्किप हो जाएंगे। किन वजूहात की बिना पे? इसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होगा, ड्यू टू जेनेटिक प्रॉब्लम। जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से वो कह लें कि एनवायरनमेंट में फ़िट नहीं आ सकते। जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए वो ऑर्गेनिज्म जो है कुछ यहाँ से जो है वो कह लें कि मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। उनकी रीज़न क्या हो सकती है? एक रीज़न तो है जेनेटिक प्रॉब्लम, दूसरी रीज़न ये हो सकती है एनवायरमेंटल फैक्टर।
दूसरी रीज़न है बेटा एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से कह लें कि वो वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए वो ऑर्गेनिज्म जो न्यूली प्रोड्यूस हुए हैं। सो न्यूली प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म जो हैं वो जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, या कह लें कि प्रीडेटर्स की वजह से, अगर हम फ़िशेस की बात करें तो फ़िशेस जो हैं वो कह लें कि एक ही सीज़न में लाखों की तादाद में अंडे दे रही हैं, लेकिन उनमें से जो कह लें कि अडल्ट फॉर्म में जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, जो अडल्ट फॉर्म में आते हैं, उनमें से जो फ़िशेस वो इस तादाद की निस्बत जो है वो बहुत ही कम होते हैं। करीबन 10% ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। 90% तक जो उनके एग्स होते हैं या तो वो खाए जाते हैं प्रीडेटर्स के ज़रिए से, या फिर जो है वो कह लें कि प्रॉपर उनको एनवायरनमेंट नहीं मिलता, ठीक है, या उनमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होगा। तो इस वजह से कह लें कि जितने प्रोड्यूस होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में ऑर्गेनिज्म, वो सारे के सारे जो हैं वो बिल्डअप नहीं होते, वो सारे के सारे जो हैं वो टू अडल्ट फॉर्म नहीं जाते। और जो अडल्ट फॉर्म में जाएंगे, इनमें से जो बचेंगे, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इन 1000 में से बेटा जो बचेंगे, लेट्स से वो बचे हैं 300, ये 300 जो बचे हैं इनको हम बोलेंगे ये फिटेस्ट हैं, फिटेस्ट एंड बेस्ट हैं फॉर द एनवायरनमेंट, फिटेस्ट हैं और बेस्ट हैं फॉर द एनवायरनमेंट। क्योंकि जितने बाकी जो 700 थे वो सारे के सारे जो है एनवायरनमेंट में फ़िट नहीं आ सके। उसकी कई रीज़न्स हो सकती हैं, उनकी कह लें कि इनकैपेबिलिटी हो सकती है उनकी अपनी, उनमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, प्रीडेटर्स उनके बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से वो नहीं बच पाए, अपने आप को नहीं बचा पाए। तो बाकी जो 300 बेटा बचे हैं, 300 को हम बोल रहे हैं ये फिटेस्ट हैं। ये 300 जो है ये नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे। अब जो करैक्टर इनको जनरेशन ए से मिले थे जनरेशन बी को, वो करैक्टर जो हैं उनको फर्दर कह लें मॉडिफाई करके और फर्दर बेहतरी उनमें ला के 300 सिर्फ बचे हैं ऑर्गेनिज्म, और ये 300 ऑर्गेनिज्म जो हैं ये जनरेशन सी प्रोड्यूस करेंगे। और इसका मतलब फिर ये हुआ कि बेहतर करैक्टर्स जो हैं, बेहतरीन फिटेस्ट एंड बेस्ट करैक्टर्स जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचा दिए गए हैं। सो इस बात की इंश्योरिटी के लिए कि नेक्स्ट जनरेशन तक जो हैं वो फिटेस्ट एंड बेस्ट करैक्टर्स को पहुंचाया जा रहा है, तो इसकी इंश्योरिटी के लिए रिप्रोडक्शन का फिनोमेना है। रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, जनरेशन ए से जो करैक्टर मिले हैं जनरेशन बी में गए हैं, जनरेशन बी ज़्यादा प्रोड्यूस की गई, ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए गए, लेकिन उनमें से बेटा बहुत सारे जो हैं वो ऑर्गेनिज्म वो कह लें कि अडल्ट एज तक नहीं पहुंच सके, और उससे पहले ही जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर का, जेनेटिक प्रॉब्लम का शिकार हो गए या प्रेडेटर्स का शिकार हो गए। और जो बाकी बचे हैं वो सबसे फिट थे उस एनवायरनमेंट के लिए। इसलिए ये जो 300 हैं ये जब नेक्स्ट सी जनरेशन को प्रोड्यूस करेंगे तो इस बात की ये इंश्योरिटी है कि ये 300 जो कि फिटेस्ट और बेस्ट थे, इन्होंने बेस्ट एंड फिटेस्ट करैक्टर्स जो हैं, जीन्स जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचा दिए हैं। सो वी कैन से कि एक जनरेशन से बेटा दूसरी जनरेशन तक जीन्स की ट्रांसमिशन के लिए भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है ये ज़रूरी है, जनरेशन ए से जनरेशन सी तक, इसी तरह से फिर डी और फिर इसी तरह से नेक्स्ट जनरेशन तक। सो बेस्ट जेनेटिक मेकअप जो है, बेस्ट जीनोम जो है उसको फॉरवर्ड करने के लिए इनटू नेक्स्ट जनरेशन्स और बेस्ट एंड फिटेस्ट फॉर्म में इसको फॉरवर्ड करने के लिए रिप्रोडक्शन जो है ये नहायत ज़रूरी है। सो रिप्रोडक्शन इस बात की इंश्योरिटी, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जो है ये इंश्योर करता है इस बात को कि नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो बेस्ट करैक्टर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं। ठीक हो गया जी? जी बेटा, इससे नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब रिप्रोडक्शन जो है इसकी टाइप्स की ज़रा बात कर लेते हैं। आप लोगों ने छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन की मेनली बेटा दो टाइप्स हैं। रिप्रोडक्शन की मेनली दो टाइप्स हैं, एक को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, ये ज़रा हम यहाँ पे देख लेते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 5 ग्रेड 9th में ही हमने सेल साइकिल के चैप्टर में पढ़ा है कि माइटोसिस जो है ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ज़रिया है। माइटोसिस इज़ द सोर्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, आपकी बुक में पेज नंबर 70 पे, यानी कि ये चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उस पर ही उसने मेंशन किया हुआ है कि जी रिप्रोडक्शन जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये सिंपल माइटोसिस है। सिंपल माइटोसिस जो है इसको हम बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं चंद एक करैक्टर्स की बेस पे जो है दोनों को डिफ्रेंशिएट करता हूँ, होपफुली आपको समझ आ जाएगी। इसको उसने कहा है ये सिंपल माइटोसिस है। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि माइटोसिस जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये माइटोसिस की वजह से होती है। माइटोसिस जो है ऑल्दो वो भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे, बड़े लेवल पे अगर हम बात करें तो माइटोसिस की वजह से जो है वो रिप्रोडक्शन होती है, जो उसको हम बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप फिर ये कह सकते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा माइटोसिस इन्वॉल्व है, इसमें माइटोसिस इन्वॉल्व है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि इसमें मायोसिस या मियोसिस हम बोलते हैं, इसमें मायोसिस या मियोसिस इन्वॉल्व है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, सो हम यहाँ पे कहेंगे नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। इसमें सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। फिर इसी तरह से सेक्स सेल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। सेक्स सेल्स यहाँ पे हम बोलेंगे नो सेक्स सेल्स। नेक्स्ट बेटा, इसमें ये सेक्स सेल प्रोड्यूस होने के बाद फ्यूजन है, फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स, यहाँ पे हम बोलेंगे नो फ्यूजन। ये चंद एक चीज़ें हैं, और भी कई एक डिफरेंसेस हैं। फ़िलहाल हम मेन बातों की तरफ सिर्फ जो है वो तवज्जो देंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें मायोसिस इन्वॉल्व है, मायोसिस या मियोसिस हम बोलते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस है। अभी यहाँ पे हमने माइटोसिस के बारे में पढ़ा है कि माइटोसिस में एक सेल जो है वो डिवाइड होता है इनटू 2 डॉटर सेल्स विद द सेम क्रोमोसोम नंबर एज इट वाज प्रेजेंट इन पेरेंट सेल। अगर पेरेंट सेल में 46, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग 46 क्रोमोसोम मौजूद थे, तो डॉटर सेल्स में भी 46 क्रोमोसोम ही मौजूद होंगे। ये थी माइटोसिस। माइटोसिस, या आप ये कह सकते हैं कि माइटोसिस, या आप कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी ये, जिसमें माइटोसिस इन्वॉल्व है। इसमें किसी किस्म के सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं होंगे तो सेक्स सेल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। जब सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं है तो डेफिनेटली सेक्स सेल्स नहीं प्रोड्यूस होंगे। जब सेक्स सेल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो फ्यूजन नहीं हो सकती। आप फ्यूजन के बजाय अगर आप फर्टिलाइजेशन की बात करें, फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स या फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अगर सेक्स सेल्स प्रोड्यूस ही नहीं हुआ तो फ्यूजन पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस के ज़रिए से ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे। इस टाइप की रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं हैं, सेक्स सेल्स नहीं बनेंगे और सेक्स सेल्स फ्यूज़ भी नहीं होंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा माइटोसिस के बजाय मायोसिस इन्वॉल्व है, इसमें सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है जी। और इसी तरह से सेक्स ऑर्गन से प्रोड्यूस होंगे सेक्स सेल्स, और सेक्स सेल्स जो हैं ये फिर आपस में जब ज्वाइन करेंगे इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है जी, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। मैं आपको एग्जांपल्स दे के ज़रा समझाता हूँ। सेक्स ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइट्स के अंदर बेटा मेल सेक्स ऑर्गन जो है उनको हम बोलते हैं एंथ्रीडिया।
एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। मेल सेक्स सेल जो हैं वो एंथ्रीडिया, और जो मेल सेक्स ऑर्गन जो हैं ये एंथ्रीडिया, ये मेल का सिंबल मैं आपको लास्ट टाइम समझा चुका हूँ, ये फीमेल का सिंबल। तो फीमेल के अंदर बेटा आर्चिगोनिया। सेक्स सेल्स की बात करें तो मेल्स के अंदर जो सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होंगे इन एंथ्रीडिया, उनको हम नाम देते हैं स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स, जबकि आर्चिगोनिया के अंदर जो सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होंगे वो होंगे एग्स। हम इनको सेक्स सेल्स को कलेक्टिवली जो है वो गैमीट्स का नाम देते हैं। सेक्स सेल्स को हम गैमीट्स का नाम देते हैं। सो बेटा गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे दो तरह के, मेल एंड फीमेल गैमीट्स, स्पर्म्स एंड एग्स। फिर फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स जो है इसको हम नाम देते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन का। जब ये मेल और फीमेल सेक्स सेल जो हैं ये एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे, फ्यूज़ होंगे, तो हम इसको नाम दे देते हैं ये फ्यूजन ऑफ गैमीट्स है या फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन है। आई होप सो कि दोनों टाइप्स को जो है वो आप ज़रा अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। अब एक और मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूँ। अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखें सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, सेक्स सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और फ्यूज़ हो रहे हैं। ये एक ही मेथड है, ये एक ही मेथड है। लेकिन जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें बेशुमार मेथड्स हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ही मेथड है कि गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे इन गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन यानी कि सेक्स ऑर्गन्स, और वो आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा कई तरह से हो सकती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरह की हो सकती है। इसीलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बन रहा है, नेक्स्ट हमारा की पॉइंट्स है वो यही है कि मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स की तरफ जा रहे हैं। अब टिल नाउ हमने जो बातें पढ़ी मैं उनको एक दफ़ा जो है वो रिवाइज़ कर दूँ ताकि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बन रहा है उसकी तरफ हम जाएँ। तो उससे पहले हमारा जो पीछे जितना भी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है वो कंपाइल्ड फॉर्म में हमारे जहन में होना चाहिए, हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। हमने बेटा ये सीखा कि रिप्रोडक्शन जो है वो है क्या, उसको हमने डिफ़ाइन किया। फिर हमने ये देखा कि रिप्रोडक्शन जो है उसमें किस मैकेनिज़्म को अपनाया जाता है। ऑर्गेनिज़म्स को नेक्स्ट जनरेशन में ज़्यादा ऑफस्प्रिंग जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि उनमें से जो सबसे बेहतर रहें, जो बाकी बच जाएं, वही अपनी नई नस्ल जो है उसको जन्म दे सकें। तो हमने ये देखा, ये मैंने आपको एग्जांपल दी कि ए जनरेशन में लेट से 100 जो हैं ऑर्गेनिज़म्स थे, उससे 1000 बी जनरेशन के ऑर्गेनिज़म प्रोड्यूस हुए, लेकिन सारे के सारे ज़िंदा नहीं रहे, सारे के सारे फिट नहीं रहे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। कई एक रीज़न्स थी, ये मैंने यहाँ पे रीज़न्स मेंशन कर दी, और उनमें से जस्ट 300 जो हैं वो कह लें कि अडल्ट फॉर्म में गए और उन्होंने रिप्रोडक्शन परफॉर्म की। उनमें फर्दर जो है उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन को जन्म दिया, सी जनरेशन को। ठीक है, तो हमने ये देखा कि कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ एंड कॉन्टीन्यूटी ऑफ जेनेटिक मेकअप जो है उसके लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। यहाँ पे हमने ये देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरह की हो सकती, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आखिरी बात ये हमने सीखी कि अगर हम ये बात करें, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है क्या एक ऑर्गेनिज्म जो है विदाउट रिप्रोडक्शन रह सकता है, ज़िंदा रह सकता है? जी बिल्कुल ज़िंदा रह सकता है। एक ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन जो है वो मैटर नहीं करती। लेकिन अगर हम एक स्पीशीज़ की बात करें तो एक स्पीशीज़ जो है वो अपने आप को मेंटेन नहीं रख सकती विदाउट रिप्रोडक्शन। एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ जो है उसको बसर कर सकता है, अपनी लाइफ को प्रॉपरली गुजार सकता है विदाउट रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन रिप्रोडक्शन जो है ये जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन्स को मेंटेन करने के लिए, स्पीशीज़ को मेंटेन करने के लिए जो है वो नहायत ज़रूरी है। इट मीन्स कि सिंगल इंडिविजुअल के लिए सिंगल इंडिविजुअल के लिए रिप्रोडक्शन जो है इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर स्पीशीज़ को मेंटेन रखना है तो फिर रिप्रोडक्शन जो है वो ये नागुज़ीर है। इसीलिए मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा था कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ। सो कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी। नेक्स्ट बेटा,
अब हम चलते हैं मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की तरफ, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की तरफ। जी बेटा, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हम डिफरेंट मेथड्स की बात करेंगे अब, कि कौन कौन से मेथड्स जो हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किन किन तरीक़ों से जो है वो किन ऑर्गेनिज्म में होती है। जी बेटा, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जी बेटा, जैसे कि मैंने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक ही टाइप है उसकी, मतलब एक ही मेथड है उसका। सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होंगे, फ्यूज़ होंगे, सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होंगे, फ्यूज़ होंगे, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये कई तरह से हो सकती है, कई तरह से हो सकती है, कई ऑर्गेनिज्म में हो सकती है। अब हम वन बाय वन इसकी डिफरेंट टाइप्स को ज़रा देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फर्स्ट टाइप जो है इसकी वो है बाइनरी फिजन। हम बाइनरी फिजन को देखते हैं ज़रा। बाइनरी फिजन, या जब हम इसको उर्दू में लिखते हैं तो हम लिखते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है जी, बाइनरी फिजन। इसको ज़रा इसका लफ्ज़ी मतलब अगर हम देखें तो बाइनरी फिजन का मतलब है डिवीजन इनटू टू। इट मीन्स डिवीजन इनटू टू, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म का दो में डिवाइड होना ये बाइनरी फिजन कहलाएगा। डिवीजन इनटू टू, बाइनरी फिजन, डिवीजन इनटू टू। फिजन, डिवीजन और बाइनरी का मतलब होता है सनाई, यानी कि टू पार्ट्स। सो डिवीजन इनटू टू मीन बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का प्रोसेस जो है ये सबसे सिंपलेस्ट और सबसे कॉमन मेथड है ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे सिंपलेस्ट और सबसे कॉमन मेथड है ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइनरी फिजन जो है ये किन किन ऑर्गेनिज्म में हो सकती है, पहले हम उन ऑर्गेनिजम्स को एनलिस्ट करेंगे और फिर हम एक एक एग्जांपल लेंगे उन सारे ऑर्गेनिजम्स की। बाइनरी फिजन जो है इट अकर्स इन नंबर 1 पे प्रोकैरियोट्स। बेटा ये प्रोकैरियोट्स जो हैं उनमें अकर होती है, प्रोकैरियोट्स। फिर ये यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, और इसी तरह से नंबर 3 पे ये कुछ इनवर्टिब्रेट्स में भी होती है, इनवर्टिब्रेट्स। प्रोकैरियोट्स में, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में और कुछ वर्टिब्रेट्स में भी होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। अब हम एक एक एग्जांपल लेंगे, पहले मैं उनको एनलिस्ट कर देता हूँ और फिर हम इसको इन डिटेल देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स की हम एक अगर एग्जांपल लें तो प्रोकैरियोट्स में है हमारे पास बैक्टीरिया। सो दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन बैक्टीरिया। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में हमारे पास एग्जांपल है अमीबा। अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो ये हमारे पास हैं प्लेनेरिया। तो 3 एग्जाम्पल्स हैं, इनको वन बाय वन हम देखते हैं। जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, यानी कि फर्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की, तो इसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बैक्टीरिया की। इन प्रोकैरियोट्स सबसे पहले क्या होगा, जो बैक्टीरियल मटेरियल है। अब पहले नंबर पे तो कह लें कि हमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस का पता होना चाहिए। आप लोगों ने 9th में पढ़ा है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स,
में क्या डिफरेंस है। चैप्टर 1 में भी आपने पढ़ा, फिर आपने चैप्टर 4 में भी इस बात को डिस्कस किया, फिर कुछ जिक्र जो है इसका चैप्टर 5 में भी है। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मेनली जो डिफरेंस दिया गया है वो चैप्टर नंबर 4 में दिया गया। दोनों में क्या डिफरेंस है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें मौजूद सेल्स जो हैं, जिनमें मौजूद सेल्स के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ, वरना इसके लिए एक अलग से लेक्चर होना चाहिए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स पे। ये यानी कि इतना वसी टॉपिक है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स का। तो जस्ट हम यहाँ पे ये जिक्र करेंगे कि जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है, यू न्यूक्लियस मौजूद है, ट्रू न्यूक्लियस, उनको हम बोलेंगे यूकैरियोट्स, और जिनमें मौजूद नहीं है उनको हम बोलेंगे प्रोकैरियोट्स। यानी कि प्रोकैरियोट्स जो हैं लाइक बैक्टीरिया, दे डोंट हैव प्रॉपर न्यूक्लियस इन देयर सेल्स, जबकि यूकैरियोट्स जो हैं लाइक अमीबा, दे हैव प्रॉपर न्यूक्लियस इन देयर सेल्स। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। तो अगर उनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है तो फिर क्या होता है, न्यूक्लियर मटेरियल होता है, या हम उसको जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंगल क्रोमोसोम। ये जो है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम से बड़ा होता है क्रोमोसोम, लेकिन थोड़ा डिफरेंट कॉम्पोजिशन का होता है और सिंगल क्रोमोसोम होता है। तो प्रोकैरियोट्स की हम बात करते हैं। लेट्स से ये एक बैक्टीरियल सेल है बेटा, ये एक बैक्टीरियल सेल है। एक बैक्टीरियल सेल जो है इसके अंदर मौजूद है ये न्यूक्लियर मटेरियल या सिंगल क्रोमोसोम मेड अप ऑफ डीएनए ओनली, ये मटेरियल मौजूद है। ठीक है जी। इसके बाहर जो है ये सारा का सारा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, और इनसाइड जो है ये क्लियर मटेरियल है। ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है और ये इसका फ्लैजेलम लेट से। ठीक है जी। इसको ये है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल, या हम सिंपली आप कह सकते हैं, क्योंकि ये डीएनए से ही बना होता है। प्रोकैरियोट्स के जो क्रोमोसोम है दे आर मेड अप ऑफ ओनली डीएनए, तो मैं इसको डीएनए कह रहा हूँ, या जेनेटिक मटेरियल। हमें पता है डीएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल है। अब ये है हमारे पास एक बैक्टीरियम, सिंगल बैक्टीरियम। ये सिंगल बैक्टीरियम बेटा दो में किस तरह से डिवाइड होगा, इसको हम ज़रा देखने जा रहे हैं। सिंगल बैक्टीरियम दो में कैसे डिवाइड होगा। इन फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये बैक्टीरियम जो है अपना जेनेटिक मटेरियल जो है इसकी दो कॉपीज़ प्रिपेयर करेगा, आइडेंटिकल कॉपीज़। लेट्स से ये हमारे पास अब ये बैक्टीरियम है। यही बैक्टीरियम जो है इसने अपना जेनेटिक मटेरियल बेटा दो कॉपीज़ उसकी बना दी हैं। एक कॉपी जो है उस एक कॉपी को दूसरी कॉपी से जो है वो सेपरेट कर लेगा। सबसे पहले स्टेप में ये जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए की दो कॉपीज़ प्रिपेयर कर ली इसने। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दो कॉपीज़ प्रिपेयर कर ली हैं तो फिर इसकी जो मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट करना शुरू कर देगी इनसाइड ऐसे। ये इन्वेजिनेशन स्टार्ट कर देगा सेल। सबसे पहले जेनेटिक कॉपी जो है आइडेंटिकल कॉपी उसको मूव करवाया गया है, ये इस साइड पे और ये इस साइड पे। अब इन्वेजिनेशन स्टार्ट हो गई है, यानी कि इनसाइड सेल जो है वो पिंच होता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे एक कह लें कि नई वॉल डेवलप हो जाएगी। अब एक से दो सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो गए, एक से दो सेल्स प्रोड्यूस हो गए, एक बैक्टीरियम से दो बैक्टीरियम डेवलप हो गए, और अल्टीमेटली ये दोनों इस तरह से सेपरेट होंगे। और फिर दोबारा से ये कह लें कि अडल्ट फॉर्म में आएंगे। अपना साइज़ जो है वो पेरेंट सेल के जितना करेंगे और दोबारा से फिर जो है ये डिवाइड होंगे। अगेन सारा मटेरियल उसी तरह से इनमें ये डेवलप हो जाएगा। तो हमने देखा कि सबसे पहले जो है बैक्टीरियल सेल जो है उसने अपने आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ डीएनए प्रोड्यूस की, इसने अपनी दो कॉपीज़ प्रोड्यूस की। उसके बाद जो है
वो साइटोप्लाज्म जो है वो भी डिवाइड हो गया। ये सारा का सारा मटेरियल क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो गया इंटू टू, कह लें कि इंटू टू सेल्स। साइटोप्लाज्म जो है वो इक्वली, ऑलमोस्ट इक्वल जो है डिवीजन होगी उसकी, आधा इस सेल में और आधा इस सेल में। सो एक बैक्टीरियम से ए और बी दो बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो गए, एक बैक्टीरियम से दो बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो गए। सो इसको हम बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज़ नोन एज बाइनरी फिजन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। इसमें देखें किसी किस्म के कोई सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं हुआ, जस्ट ये एक सिंपल डिवीजन है। सो सिंपल माइटोसिस के ज़रिए से जो डिवीजन होती है उसको हम बोलते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ये आपकी बुक में उसने मेंशन किया था। लेकिन यहाँ पे एक और बात आपने 9th में पढ़ी थी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोसिस नहीं होती, प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोसिस नहीं होती। इसलिए मैंने वहाँ पे जो है वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है उसको डायरेक्ट माइटोसिस कहने से अवॉइड किया था। मैंने कहा था कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो माइटोसिस के ज़रिए से होती है, यानी कि एक सपोर्टिव प्रोसेस है माइटोसिस किसका, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का। जबकि बाइनरी फिजन में क्या हो रहा है कि जस्ट जो है वो सिंपल आइडेंटिकल कॉपीज़ प्रिपेयर होती हैं डीएनए की, दो कॉपीज़ प्रिपेयर हो गई, फिर ये दो कॉपीज़ जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होती हैं और दोनों रीजन्स की तरफ चली जाती है। यानी कि ये अगर कॉपी प्रिपेयर होगी एक इस रीजन की तरफ एक उस रीजन की तरफ, फिर अल्टीमेटली सेल जो है वो दरमियान से जो है वो डिवाइड हुआ, इन्वेजिनेट होगी उसकी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, और फिर अल्टीमेटली जो है वो इस तरह से नई सेल वॉल बनेगी, एक से दो सेल बन गए। अब ये जो है वो नेक्स्ट डिवीजन के लिए तैयार हैं। ये थी जी प्रोकैरियोट्स में बाइनरी फिजन। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइनरी फिजन इन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। जब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो है बेटा, इसमें हमने एग्जांपल लेनी है अमीबा की। अमीबा का कोई भी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। लेट्स से ये एक अमीबाइडल सेल है, ये एक अमीबा है। अमीबा को हम बोल रहे हैं यूकैरियोट, इसलिए अमीबा के सेल के अंदर बेटा क्या मौजूद होगा, न्यूक्लियस। तो इसके अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है। तो सबसे पहले अमीबाइडल सेल जो है इसमें न्यूक्लियस जो है ये बेटा डिवाइड होगा इनटू टू आइडेंटिकल न्यूक्लियाई, जिनको हम डॉटर न्यूक्लियाई बोलेंगे। ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। तो बेटा न्यूक्लियस जो है ये डिवाइड होगा इनिशियली और दो डॉटर न्यूक्लियाई बना देगा। मैं इसको नेक्स्ट स्टेप जो है वो यहाँ पे शो कर रहा हूँ। लेट्स से हमारे पास यही अमीबा जो है, नेक्स्ट इसमें डिवीजन हुई किसकी, न्यूक्लियस की, और इसने दो न्यूक्लियस बना दिए, एक से दो न्यूक्लियस बन गए, एक ये है दूसरा ये है। मैंने सेपरेट भी शो कर दिया कि इनमें मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गई है, कि एक जो है वो इस साइड पे मूव कर रहा है और दूसरा जो है वो इस साइड पे मूव कर रहा है। तो दो न्यूक्लियस जो हैं वो बन गए हैं। ये इनसाइड सारा का सारा जो है वो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है। फिलहाल हमारा कंसर्न जो है वो अमीबा के स्ट्रक्चर से नहीं है। इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इससे बेटा दो अमीबा के सेल बनेंगे, दो अमीबाइडल सेल्स बन जाएंगे जी। एक और इसी तरह से यहाँ पे हम शो कर देते हैं। लेट्स से ये दूसरा अमीबाइडल सेल जो है वो प्रोड्यूस हो गया। एक न्यूक्लियस जो है वो इधर मूव कर गया इस सेल में और दूसरा जो है ये इसमें मूव कर गया। अब ये जो दो नए अमीबा बने हैं ये डॉटर अमीबा है, एक से दो बने हैं। लेकिन इनिशियली क्या हुआ है कि न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है बेटा। न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद उसका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो इन्वेजिनेशन की वजह से साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है ये भी डिवाइड होगा। इससे एक अमीबा बन गया और इससे दूसरा अमीबा बन गया। तो ये हमारे पास अमीबाइडल सेल्स कितने बन गए, दो, एक से दो, बाय सिंपल बाइनरी फिजन, बाय सिंपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन में क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म हमने बोला था यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट यानी कि सिंगल सेल कंटेनिंग यूकैरियोटिक सेल, सिंगल सेल कंटेनिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो अमीबा जो है ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होगा इनिशियली और उसके बाद इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। साइटोप्लाज्म के डिवीजन के बाद जो है
ये दो जो है वो सेल्स बनेंगे। अब इनमें से हर एक जो है वो अमीबा है, ये भी डॉटर अमीबा और ये भी डॉटर अमीबा। ठीक हो गया जी। तो एक से दो बन गए, इसको हम बोलेंगे ये पेरेंट अमीबा था। अब थर्ड टाइप की जो डिवीजन है इनवर्टिब्रेट्स की, अगर हम बात करें इनवर्टिब्रेट्स की, तो सी कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। इन इनवर्टिब्रेट्स हमने इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया था। सी की हम बात कर रहे हैं, चूँकि उधर जगह नहीं थी तो मैंने इधर इसको डिस्कस करना है। अब इसमें उसने एग्जांपल ली है प्लेनेरिया की। प्लेनेरियन जो हैं, लेट्स से ये एक प्लेनेरियन है, ये बेटा एक प्लेनेरियन है। प्लेनेरियंस को अगर प्लेनेरियंस में भी जो है वो बाइनरी फ्यूजन पाई जाती है। ये एक इनवर्टिब्रेट है। इनवर्टिब्रेट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कौन से कह लें कि एनिमल्स हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती, बैकबोन मौजूद नहीं है। सिंपल अगर हम सिंपल वर्डिंग में कहें तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये जो प्लेनेरियंस हैं, फ्लैटवर्म्स हैं, ये भी अपनी बॉडी के दो हिस्से कर लेते हैं, दो पार्ट्स कर लेते हैं। लेट्स से ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। तो इसमें फिर किस तरह से बाइनरी फ्यूजन होती है? इसमें बेटा इस तरह से बाइनरी फ्यूजन हो रही है कि ये अपनी बॉडी को जो है वो इन दो पार्ट्स में जो है इसने डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट क्या होगा, ये जो पार्ट है जिसमें कह लें कि एंटीरियर रीजन मौजूद था, ये पार्ट इस तरह से डेवलप होगा। नेक्स्ट ये इतना पार्ट था पहले, ये बाद में बेटा प्रोड्यूस होगा। इसमें जो है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस नए सेल्स ऐड होंगे, ये टेल रीजन या एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन जो है उसको डेवलप कर लेगा। ठीक हो गया जी। फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, बाइनरी फ्यूजन इन इनवर्टिब्रेट्स जो है उसमें ख़ास तौर पर जो प्लेनेरियंस हैं, इनमें ये अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। बाइनरी यानी कि दो पार्ट में डिवीजन होगी इनटू टू। इनमें से जो एंटीरियर पार्ट होगा वो पोस्टीरियर पार्ट को डेवलप कर लेगा बाद में, और जो पोस्टीरियर पार्ट होगा बेटा ये बाद में जो है वो एंटीरियर पार्ट को डेवलप कर लेगा। हमारे पास ये वाला पार्ट मौजूद है, पोस्टीरियर पार्ट, इस केस में पोस्टीरियर पार्ट मौजूद है। तो इसके साथ जो है वो एंटीरियर पार्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा। इसमें एंटीरियर पार्ट डेवलप हो गया, उसमें एंटीरियर पार्ट डेवलप हो गया। सो प्लेनेरियंस के अंदर भी क्या होता है कि ये अपनी बॉडी को इनटू टू फ्रेगमेंट्स या दो पार्ट्स में आप कह लें डिवाइड कर लेते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और पोस्टीरियर जो है उससे उसके साथ एंटीरियर डेवलप हो जाएगा, और जो एंटीरियर पार्ट है उसके साथ जो है वो पोस्टीरियर डेवलप हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये है जी इन इनवर्टिब्रेट्स। तो बाज़ इनवर्टिब्रेट्स जो हैं उनमें भी बाइनरी फ्यूजन का प्रोसेस होता है जी बेटा। तो बाइनरी फ्यूजन जो है ये आज का हमारा टॉपिक था असल में, इंट्रोडक्शन एंड मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें हमने एक अभी मेथड पढ़ा है बाइनरी फ्यूजन। सो आज के लेक्चर में बेटा जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं इनको ज़रा अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर करना है, और डायग्राम्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। आपसे कहा जाए या नहीं कहा जाए, इनमें आपको डायग्राम जो है वो लाजमी तौर पर बनानी है। ये बहुत सिंपल से डायग्राम्स हैं, इनको ज़रा आपने जो है इनकी प्रैक्टिस करनी है। आपकी प्रैक्टिस इस कदर ज़्यादा होनी चाहिए कि 1 मिनट से ज़्यादा आपको जो है वो डायग्राम पे टाइम नहीं लगना चाहिए एग्ज़ाम में जी बेटा। होपफुली आपको फ़र्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 14 जो है वो पसंद भी आया होगा और समझ भी आ गया होगा, और होपफुली आप तैयार भी कर लेंगे अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेक्चर नंबर 43 जो है सेकंड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर रिप्रोडक्शन जो है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़, उसमें हम बकिया जो हमारे मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहते हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा।